नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंदन मधुमेक्सी बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे। मधुमेक्सी नेचुरल हीलिंग सेंटर के नाम से हम ऐरोली नवी मुंबई में एक सेंटर चलाते हैं, जहां पर हम केवल और केवल आपके घर में रोज खाए जाने वाले भोजन को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं। और अगर किसी प्रकार की एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जरूरत भी पड़ जाती है तो हम उस तरह की टीम के साथ में काम करते हैं ताकि आपको कंप्लीट हेल्थ मिल सके। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि काफी प्रयास कर लेने के बावजूद भी लोग अपना वजन या बेली फैट को कम क्यों नहीं कर पाते हैं। उसी किंतु और परंतु को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पाता है, जिसे हमने आपको 5 अलग अलग वीडियो में समझाने की कोशिश किया है। और उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो सिस्टम है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको किस तरह से सक्सेस नहीं दिला पाता है। कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम से अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। और इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देखिए, ताकि आपको बात को समझने में काफी आसानी हो जाए। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो सिस्टम है, ये किस तरह से आपको फेल होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आज हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फूड किस तरह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में लाता है, और ये हार्मोनल चेंजेस आपको वेट लॉस की जर्नी में काफी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो आज उस वेट लॉस की जर्नी में हम फूड को सबसे पहले समझेंगे। जैसे ही फूड का इंटेक आप करते हो, फूड डाइजेस्ट होने के बाद ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आता है, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद उसको सेल्स तक जाना होता है। उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन सेल तक होता है। आप कोई भी फूड का इंटेक करते हो, अगर वो डाइजेस्ट होकर के सेलुलर लेवल तक नहीं जाता है तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो सेलुलर लेवल तक आपको एनर्जी देने के लिए वहां रोल आता है इंसुलिन का। इंसुलिन का काम है आपके खाने से जो कुछ भी ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंचता है, उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा देना। तो यानी इंसुलिन नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में, यानी आपके ब्लड में जो मौजूद शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इंसुलिन इतना इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। और आपने कभी सुना भी होगा कि जिस किसी को इंसुलिन नहीं बनती है उसे टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, यानी उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले पाता है तो कुछ दिनों में उसकी डेथ होना निश्चित हो जाती है। तो इंसुलिन का इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो किस तरह से हमारे पूरी बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है, इस बात को आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको फैट लॉस यानी वेट लॉस की जर्नी में काफी मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप फूड का इंटेक करते हो, फूड का इंटेक लेने के बाद फूड को स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, और फूड जितने ज्यादा प्रोपोर्शन में फूड का इंटेक आप लेते हो, उसी प्रोपोर्शन में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर आपने कम फूड लिया तो कम इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा फूड लिया तो ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से फूड के इंटेक के अकॉर्डिंगली जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी कि जैसे ही फूड का इंटेक ज्यादा होते रहेगा, वहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और जब ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहेगा तो आपके ब्लड में, आपके बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन बनेगी। हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन की ज्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। और जब ये हाइपर इंसुलिनीमिया आपके बॉडी में देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में ये किस तरह से आपके बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बताया कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है। एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, आपके बॉडी में ग्रोथ करेगा। जो कुछ भी आपने फूड के माध्यम से इंटेक लिया हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद सेल में जाते हैं। और वहां सेल में जाने के बाद जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बनी रहेगी तो ये बढ़ा हुआ इंसुलिन, जिस फूड को आपने एनर्जी के लिए खाया हुआ है, वो फूड एनर्जी देने की बजाय, एनर्जी तो देगा ही लेकिन साथ साथ में वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब आप फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, आप ये समझकर फूड खाते हैं कि मुझे एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी देने के साथ साथ में वो फूड आपको फैट के रूप में आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। और उसके लिए काम करता है इंसुलिन, यानी बढ़ी हुई इंसुलिन की जो लेवल आपके बॉडी में रहती है, वो बढ़ी हुई इंसुलिन उसको डिपॉजिट कर देता है। और जैसे ही इंसुलिन डिपॉजिट कर देता है
तो यहाँ पर एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि जब इंसुलिन बढ़ा हुआ आपके ब्लड में रह रहा है और ये जो कुछ भी हमने फूड का इंटेक लिया उसे डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट करने के बाद वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी बरकरार है, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ आपके बॉडी में है। तो क्या करेगा वो कि आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे उस कंडीशन में भी आपको फैट को बर्निंग मोड में नहीं लाने देगा, मतलब फैट बर्न नहीं होगा। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं कि हाइपर इंसुलिनीमिया के कंडीशन में आप हमेशा फैट स्टोरेज मोड में रहोगे, और जब आप फैट स्टोरेज मोड में रहोगे तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप डाइट में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे उसके बावजूद भी इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहने की वजह से आप डाइट चेंज करने के बावजूद भी आप कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को आपको एक एक ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में आप रहोगे, तो जैसे ही आपने खाना खाया 2 घंटे के बाद में वो ब्लड से डिपॉजिट हो गया, वो एडिपोज टिश्यू में चला गया, फैट बन गया, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी वापस भूख लग रही है, क्योंकि जिस एनर्जी के लिए आपने खाना खाया था वो खाना डिपॉजिट हो गया, वो फूड डिपॉजिट हो गया, और हमें फिर वापस भूख लगेगी। और आप जब भूख लगेगी तो उस कंडीशन में आप फिर खाना खाओगे, कुछ न कुछ आप खाओगे, कम खाओ या ज्यादा खाओ लेकिन कुछ न कुछ खाओगे, क्योंकि वहां बॉडी को ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी चाहिए, और से ब्लड के अंदर से जो कुछ भी था वो तो चला गया, डिपॉजिट हो गया। तो वापस आपको भूख लगती है, यानी आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है और आप कुछ न कुछ खा लिया करते हो। आप देखते होंगे कि आप एक्सरसाइज भी करके जाते होंगे, तो एक्सरसाइज करने के बाद बहुत जबरदस्त भूख लगती है, क्योंकि जो कुछ भी ग्लूकोज हो या जो कुछ भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ब्लड में थे वो सब यूज कर लिए गए। और ये भी एक कारण बनता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आप ज्यादा खा लेते हो और वेट लॉस में आपके लिए वो बाधक बन जाता है। तो इस तरह से जब हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में आप रहोगे, आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहेगा, तो वहां पर आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। अब भूख ज्यादा लगेगी तो वो फैट में स्टोर करेगा, जो कुछ भी इंटेक आप करोगे वो फैट में स्टोर करेगा, और जब इस तरह से आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में रहेगी तो कुछ भी प्रयास आप करेंगे वो आपके लिए बिना काम का रहेगा, बेकार रहेगा, और वेट लॉस आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आना शुरू हो गई होगी कि आखिर जब फूड ही इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रहा है, हाइपर इंसुलिनीमिया पैदा कर रहा है, तो आखिर कौन सा ऐसा फूड है जो इस इंसुलिन लेवल को बढ़ा रहा है, और कोई ऐसा भी फूड हो सकता है क्या कि जिसको खाने से इंसुलिन का लेवल न बढ़े। तो उस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले फूड को समझना पड़ेगा। हम जो कुछ भी फूड का इंटेक करते हैं उस फूड में 3 मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जब आप फैट का इंटेक करते हो, फैट खाने के बाद इंसुलिन की रिक्वायरमेंट एकदम नहीं होती है, 0 के बराबर बोल सकते हैं, मतलब आप फैट खाएंगे इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। आप प्रोटीन का इंटेक करेंगे, प्रोटीन का इंटेक करने के बाद थोड़े मात्रा में इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे ज्यादा इंसुलिन की अगर जरूरत पड़ती है तो इस कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट के इंटेक लेने के बाद ही तुरंत इंसुलिन बाहर आता है और उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये बात बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि अगर हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं तो इंसुलिन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी इंसुलिन का जो बढ़ा हुआ लेवल है ये कम रहने लगेगा और हाइपर इंसुलिनीमिया से बाहर आ जाएंगे। और जब हाइपर इंसुलिनीमिया से बाहर आ जाएंगे तो वेट लॉस जर्नी में भी ये आपकी मदद करेगा, मतलब बॉडी फैट स्टोरेज मोड से फैट बर्निंग मोड में आ जाएगी, तब आपका किया हुआ एक्सरसाइज भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस कंडीशन में आप अगर कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम कर देते हैं तो हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल से आप बाहर आ जाते हैं, फैट स्टोरेज मोड की जगह आप फैट बर्निंग मोड में आ जाते हो, और इस तरह से आपको बेली फैट या ओबेसिटी या मोटापा को कम करने में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हम हमेशा फूड को बताते रहते हैं कि फूड को किस तरह से एज ए मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। फूड के सिस्टम को जिस दिन आप समझ लेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में इसका एक्शन होता है और किस तरह से हार्मोनल इफेक्ट दिखाता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि फूड की वजह से ही इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और किस तरह से बढ़ रहा है और हमारे बॉडी में इफेक्ट दिखा रहा है।
तो अब हम उस फूड को समझने की कोशिश करते हैं कि जो फूड यानी जो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ा रहा है तो वो कैसे बढ़ाता है और उसका इफेक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड का इंटेक आप करते हो, कार्ब रिच फूड का इंटेक करने के बाद ये 2 घंटे में अपनी पीक लेवल पे आ जाता है। आपने कोई भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का खाना खाया, ये 2 घंटे में अपने पीक लेवल तक आ जाएगा। उसके बाद वो नीचे आने लगता है, यानी उसका लेवल कम होने लगता है। जैसा कि आपको अगर डायबिटिक पेशेंट होंगे तो इस बात की जानकारी आपको बड़े अच्छे से होगी कि जब भी आपको टेस्ट के लिए बोला जाता है, पीपी टेस्ट यानी खाना खाने के बाद वाला टेस्ट, तो 2 घंटे बाद ही किया जाता है। उसको 3 घंटे 4 घंटे बाद नहीं करते, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपने थोड़ा खाया या ज्यादा खाया, जो भी खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपके बॉडी में गया है, ये 2 घंटे में नीचे आना चालू हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि जो कुछ भी आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिया, ये 2 घंटे में अपने पीक लेवल पर रहेगा। ये 2 घंटे में पीक लेवल पर रहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। लेकिन अब इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है, उसके ठीक पीछे पीछे इंसुलिन को आना पड़ता है। इंसुलिन बाहर आएगा और ये इंसुलिन, आप देखिए इस ग्राफ के माध्यम से कि खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट 2 घंटे में नीचे आ जाएगा, लेकिन इंसुलिन 4 से 6 घंटे के बाद नीचे आता है। मतलब बेस लेवल पर अगर आपने खाना खाया और कुछ समय तक आप 4 से 6 घंटे तक कुछ नहीं खाते हो, तो ये 2 घंटे के अंदर ही ये ग्लूकोज का लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन इंसुलिन का पीक लेवल 4 से 6 घंटे तक बना रहता है। मतलब इंसुलिन को बेस लेवल तक आने में ज्यादा समय लगता है। तो जब ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का लेवल ब्लड में रहेगा और ग्लूकोज नीचे आ जाएगा, उस कंडीशन में ऐसा आपके बॉडी को फील होगा, यानी ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है और आपको भूख लगेगी। और आपको जब भूख लगेगी तो उस कंडीशन में आप वापस खाओगे, तो आप देखेंगे कि 2 घंटे के बाद आपने फिर से खाना खाया और आप 2 घंटे के बाद फिर से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आया और ये वापस 2 घंटे में पीक लेवल पर आया। अब यहीं पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। जब आपने दोबारा खाना खाया और ये इंसुलिन 6 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद नीचे आता है, जब अब वो नीचे नहीं आया हुआ, इंसुलिन बरकरार है ब्लड के अंदर और आपने वापस ग्लूकोज का इंटेक कर लिया, तो इंसुलिन बेस लेवल आने की बजाय वापस कुछ न कुछ इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू होता है और इंसुलिन वापस स्पाइक होता है। मतलब इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन की मात्रा वापस बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा वापस ग्लूकोज को सेल्स तक डाल देगी, वो डिपॉजिट कर देगी या यूज कर ली जाएगी। उसके बाद वापस 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको वापस फीलिंग आएगी, यानी कुछ खाने की इच्छा करेगी, आपको भूख लगेगी और उस 2 घंटे के बाद आप वापस खा लोगे। मतलब होता क्या है कि ये इंसुलिन का लेवल नीचे बेस लेवल तक आता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, जब आप बार बार खाना खाते हो तो बार बार खाया हुआ खाना किस तरह से इंसुलिन लेवल को इफेक्ट कर रहा है। आप जब बार बार खाना खा रहे हो तो हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे आप खाना खा रहे हो, वो इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगा और वो इंसुलिन बेस लेवल तक कभी भी आता नहीं है। अब जब बेस लेवल पर नहीं आएगा तो ये हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में बॉडी रहेगी और बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लाने में काफी दिक्कत होगी। मतलब हमेशा फैट स्टोरेज ही करते रहेगी बॉडी। इस वजह से इंसुलिन आपके बॉडी में हमेशा ग्रोथ का काम करते रहता है, आपको फैट स्टोरेज मोड में रखता है। आप कितना भी प्रयास कर लेते हो और आप थोड़े थोड़े ही खाते हो, लेकिन बीच बीच में बार बार खाते रहते हो, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल हमेशा स्पाइक रहता है और वो नीचे नहीं आ पाता है और आपको फैट लॉस के लिए भी आपको मदद नहीं कर पाता है। मतलब आप फिर देखते हो कि 2-4 किलो शुरुआत में वजन कम हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू फिर उसी कंडीशन में आप बने रहते हो और वेट लॉस आप नहीं कर पाते हो। और इसी साथ साथ में आपको और दूसरी बात भी समझने की जरूरत है कि जब ये बार बार कंटिन्यू 24 आवर्स हमारा इंटेक कार्बोहाइड्रेट का ऐसे ही बना रहेगा और वो भी 365 दिन बना रहेगा, तो इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। जब 365 दिन आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहेगा, तो बॉडी में एक ज्यादा बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल रहने की वजह से जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, उस बात को भी आपको यहाँ समझने की जरूरत है। इंसुलिन सेंसिटिव का मतलब ऐसा हो गया कि आपके बॉडी में जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं, जो कुछ भी इंटेक गया ग्लूकोज का, उसको
इंसुलिन तुरंत यूज कर दे रहा है, कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दे रहा है, इंसुलिन अच्छे से वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब ये कंटिन्यू इंटेक कंटिन्यू इस तरह से चलते रहता है, कंटिन्यू ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी ज्यादा रहने लगता है, तो कुछ दिनों के बाद बॉडी के सेल्स ऐसा फील करते हैं कि अरे ये तो कंटिन्यू हमेशा बना हुआ है। मतलब उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जिस समय शुरुआती पोजीशन में या आप शुरुआत की एज में, कम एज में आपको 40 इंसुलिन अगर बन रहा होता है और वो जो भी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दे पा रहा था, सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को यूज करने के लिए आपको 60 इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगती है। मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई। और जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने लगेगी तो उतने ही ग्लूकोज को बॉडी में यूज करने के लिए आपको 40 की जगह 60 यूनिट इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगेगी। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन वापस इन पैंक्रियाज को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ते रहेगा और वहां पर आपके बॉडी में जो कुछ भी आपका इंटेक गया हुआ है वो यूज होते रहेगा। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलते रहेगी कंटिन्यू, और बाद में 60 की जगह 80 इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगेगी और इस तरह से आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते जाएगी। मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव जोन से बाहर आने लगेगी। और कुछ समय बाद आप, क्योंकि हमेशा तो आप ब्लड चेक करते नहीं हो, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल भी जो नॉर्मल 140 रहता था वो 150 रहने लगेगा, 160 रहने लगेगा, 170 रहने लगेगा। लेकिन ये एकाएक एक दिन में नहीं होता है और बॉडी भी एडजस्ट करते रहती है। जब 160, 170, 180 इस लेवल तक भी आपके बॉडी में अगर ब्लड में शुगर का लेवल रहेगा तो आपको कोई ज्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे और आप उसी तरह से खाते भी रहोगे और मजा करते रहोगे। तो यहाँ पर हमें इस बात को बताने का एक ही मकसद है कि जब आप ओबेज होने लगते हो, ओबेसिटी होने लगती है, आप फैट आपका बढ़ने लगता है, आपका टमी बाहर आने लगता है, उस कंडीशन में आपकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है इंसुलिन के प्रति और आप धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस जोन में जाने लगते हैं। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जोन में जाने लगते हैं और आपके ब्लड में शुगर का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यही कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट अटैक का भी कारण बनता है। उसे हम किसी अलग वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए कि मोटापे को इतना सिंपल मत लीजिए, मोटापे को इतना आसानी से मत लीजिए। यही मोटापा जब धीरे धीरे इंसुलिन सेंसिटिविटी से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस जोन में आ जाती है, तब आपको अलग अलग और दूसरी बीमारियां भी होने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम तो एकदम ठीक ठाक है, हम हेल्दी आदमी हैं, हम तो अभी कल तक ठीक ठाक थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, खाना पीना भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा था, हम जो कुछ भी खाते थे सब बॉडी पचा ले रही थी। जब आप इंसुलिन सेंसिटिव जोन से बाहर आकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस जोन में आ जाते हैं, उस कंडीशन में आपका वेट भी बढ़ा हुआ रहने लगता है और उसके साथ साथ में आप फैट स्टोरेज मोड में बने रहते हो। और उसके बावजूद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब समझने की जरूरत है कि जिस समय आपके बॉडी में 40 यूनिट इंसुलिन उस ग्लूकोज को यूज कर ले रहा था, अब क्या हो रहा है कि 80 यूनिट इंसुलिन बॉडी में बनने के बावजूद भी वो यूज नहीं कर पा रहा है। मतलब आप हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन में भी हो और साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, वो इंसुलिन अब उतने एक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और उस कंडीशन में इस ग्लूकोज को वो सेल तक डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। ये सेल तक जब डिपॉजिट नहीं होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है और आपको लगेगा, कमजोरी महसूस होगी, लेथार्जिक फील करोगे और डिसओरिएंटेड मतलब फीलिंग होगी कि मतलब कुछ करने का मूड नहीं कर रहा है, कुछ अपसेट मूड में रहोगे और साथ साथ में खाने की भी इच्छा बढ़ेगी क्योंकि वहां पर सेल को ऐसा फील होता है, सेल इस परसेप्शन में रहता है कि उसे कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, मतलब उसको एनर्जी नहीं मिल रही है और आपको आपके माइंड को स्टिमुलेशन जाएगा कि भाई आप कुछ खाओ। तो उस कंडीशन में आप कुछ न कुछ खा लेते हो और खाने के बाद वापस इंसुलिन का लेवल फिर से कुछ न कुछ स्पाइक करता है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो ये जो है सेल को जितनी सफिशियंट मात्रा में एनर्जी की नीड होती है उतनी सफिशियंट मात्रा में वो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसुलिन एक बहुत ही एक्टिव ट्रांसपोर्टर का काम करता है ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस के फेज में आ गया, रेजिस्टेंस के कंडीशन में आ गया, तो उस ग्लूकोज को ये वहां सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है और सेल्स इस परसेप्शन में चला जाता है कि उसे मतलब कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है और आपको एपेटाइट फिर इंक्रीज होती है, आप फिर कुछ ना कुछ खाते हो। इस तरह की ये विशेष साइकिल चलते रहती है और आप प्रयास करके भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं।
तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए इस पर आप वर्कआउट करके काम करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे किस पॉइंट से हमें जाने की जरूरत है, किस तरीके से हमें इसे कम करने की जरूरत है, तो जब इस पर आप ध्यान दे करके काम करेंगे तो आपके लिए वेट लॉस की जर्नी में काफी फायदेमंद होगा। और इसे साथ में थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर आना है, इंसुलिन सेंसिटिव जोन में आना है और हाइपर इंसुलिनीमिया से बाहर आना है, इंसुलिन के लेवल को कम रखना है, तो कैसे करेंगे। फैट के इंटेक के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फैट नॉर्मली लोगों को पता रहता है कि फैटी फूड अगर हम खाते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है, हमें भूख कम लगती है, वो लंबे समय तक डाइजेस्ट होता है और उसके लिए इंसुलिन की लगभग 9 के बराबर जरूरत पड़ेगी। अगर आप वहीं पर प्रोटीन का इंटेक करते हो तो प्रोटीन के लिए थोड़ा सा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो जब प्रोटीन के लिए थोड़े से इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल नीचे रहने लगेगा, वो स्पाइक करने की जगह नीचे रहने लगेगा। और साथ में आप कार्बोहाइड्रेट भी अगर लेते हो तो बहुत थोड़ी मात्रा में लेते हो तो थोड़ा सा स्पाइक करके कार्बोहाइड्रेट भी इंसुलिन लेवल को नहीं ज्यादा बढ़ा पाएगा, क्योंकि आपने इंटेक को कम कर दिया है। और उस कम किए हुए इंटेक को आपको फुलफिल कहां से करना है, इस प्रोटीन के माध्यम से, इस फैट के माध्यम से। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी, तो उस एनर्जी को आपको प्रोटीन से ऐड करके आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और साथ में फैट को ऐड करके आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब फैट फूड ज्यादा आपने यूज करना चालू कर दिया, प्रोटीन रिच फूड यूज करना चालू कर दिया, तो वहां पर आपको इंसुलिन की कम रिक्वायरमेंट होगी। और जब इंसुलिन की कम रिक्वायरमेंट होगी तो इंसुलिन का लेवल नीचे रहने लगेगा, मतलब आप हाइपर इंसुलिनीमिया से नॉर्मल इंसुलिनीमिया के लेवल में आ जाओगे। तब आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड से फैट बर्निंग मोड में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में अब आपको यहाँ दूसरी चीज थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हो तो ये कार्बोहाइड्रेट का इंटेक एक नॉर्मल लेमैन भाषा में अगर आपको समझाएं तो वहां पर ये बोल सकते हैं कि जैसे आपने भूसे का यूज किया, भट्टी जल रही है, उस भट्टी में ले जाकर के आपने भूसा डाल दिया या आपने गैसोलीन डाल दिया तो वो तुरंत जल जाएगा और तुरंत पूरी एनर्जी देगा और वो एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है और वो बेकार चली जाती है। ठीक उसी तरह से आप जब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा करते हो तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी तो आपको देता है, लेकिन उस एनर्जी का कोई बॉडी को रियल में यूज नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में हैवोक पैदा करता है, मतलब वो आपके बॉडी में एक तरह से प्रलय लाता है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात, अब उसी जगह पे उसी भट्टी में आप लकड़ी डालोगे तो वो लकड़ी धीरे धीरे जलेगी और लंबे समय तक आपको एनर्जी देगी। ठीक उसी तरह से प्रोटीन का अगर आपने इंटेक किया तो प्रोटीन लंबे समय तक आपको डाइजेस्ट होगा, लंबे समय तक आपको एनर्जी देगा और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। उसके साथ साथ में जब उस जगह पे आप फैट यूज करेंगे, यानी लकड़ी को भी चेंज करके आपने कोयला डाल दिया भट्टी में, अगर आप भट्टी में कोयला डाल करके यूज कर रहे हो तो वहां पर आप देखेंगे कि ये कोयला कितने लंबे समय तक जलते रहेगा। और जब ये कोयला लंबे समय तक जलते रहेगा तो लंबे समय तक आपको एनर्जी भी देगा, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे और आप फैटी भी नहीं होंगे। आपके बॉडी में जो गई हुई इंस्टेंट एनर्जी वो जाकर के डिपॉजिट हो जाती है। जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हो, जहां भी आप बाहर कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो और बोलते हो हमने तो कुछ नहीं लिया, हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो गया हुआ कार्बोहाइड्रेट वो तुरंत बॉडी में डिपॉजिट होता है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में आप लेते रहते हो। तो यहाँ पर आपको उस भट्टी में कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन को बढ़ाना है, फैट को बढ़ाना है। अब यहीं पर बात तब आती है कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट की दी गई हुई गाइडलाइन है, जिसे डाइटरी गाइडलाइन बोलते हैं, ये डाइटरी गाइडलाइन बोलती है कि हमें लो फैट डाइट यूज करना चाहिए। फैट फोबिक माहौल बनाया गया, उस फैट फोबिक माहौल की वजह से आप फैट खाने से डरते हो, लेकिन उस बात को भी आपको समझने की जरूरत है कि फैट किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, जिसे हम अलग अलग वीडियो में बना करके भी बताए हुए हैं, या आप डीप में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको एक एक बात को समझाने की कोशिश करेंगे। और फैट फोबिक माहौल में, और फैट आज के डेट में जो खाने को भी बताया जाता है आपको, फैट भी कौन सा खाने को बोला जाता है जो रियल में हार्मफुल है।
तो दोस्तों इस गाइडलाइन के चक्कर में जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो गाइडलाइन आज रियल में जरूरत है गाइडलाइन को चेंज करने की, लेकिन गाइडलाइन चेंज करने की बजाय आप अपने सिस्टम को पहले समझिए। गाइडलाइन चेंज होते रहेगा, लेकिन आप समझिए और आप साइंस के सिस्टम से समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, जिसे आप बड़े आसानी से आप खुद अगर 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर अपने ऊपर आप यूज करना चालू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वेट लॉस होते हुए दिखेगा आपका, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। आप कम कैलोरी लेकर के भी या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करने के बाद भी आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। उसके पीछे भी और भी बहुत सारे रीजन है, जिसे हम आपको अलग अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब बात आती है एक्सरसाइज की। फैट लॉस की जर्नी में जब भी लोग जाते हैं तो वहां पर एक्सरसाइज को काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, काफी अच्छे तरीके से उनको बताया जाता है कि आपको एक्सरसाइज की वजह से ही आप वेट लॉस करोगे। तो हमने आपको कैलोरी इन और कैलोरी आउट के फंडे से भी आपको एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। उसके बावजूद भी हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज किस तरह से हमारे लिए इफेक्टिव होता है और एक्सरसाइज किस तरह से इनइफेक्टिव होता है, इस बात को हम आगे अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत जल्द से जल्द मिले और आप अपने नॉलेज को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सके। और साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए जरूरतमंद हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप जरूर इस वीडियो को सेंड कीजिए। और साथ साथ में हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपको अगर कुछ जरूरत पड़ती है कुछ कमेंट करने की, कुछ जानकारी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको एजुकेशनल प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करना है तो आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अलग अलग बीमारियों के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं और आप बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।